सभी को नमस्कार। और आप सभी का यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर पर सुरेश कुमार राव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज का एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक, लेकिन आसान सा टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय का लेकर के आपके साथ में मैं हाजिर हूँ। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि इस टॉपिक को कब पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब आपका कुछ भी पढ़ने का मूड नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप वीडियो ओपन करें और ओपन करके और आराम से इसको सुने। सुनने भर से ही उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि जब इतना आसान है तो फिर बुक में से पढ़ लेंगे। बुक में से पढ़ने की तो पढ़ा तब जाता है जब पढ़ने की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट उस समय क्रिएट नहीं है, फिर भी अपन ने एक टॉपिक वीडियो सुन करके या देख करके क्लियर कर लिया, उससे आपका कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड होगा कि हाँ, मैंने एक टॉपिक क्लियर कर दिया, और उसके बाद वापस एनर्जी आएगी और आप पढ़ने के लिए लग जाएंगे। तो जब भी आपको यूँ लगे कि भाई अब पढ़ने का यूँ मूड कम हो रहा है, उस समय आप उपसर्ग और प्रत्यय निश्चित तौर के ऊपर पढ़ सकते हैं। और भी हिंदी के काफ़ी टॉपिक हैं, है ना, जैसे लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, है ना। इन चीज़ों को जब भी अपन पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। वो चीज़ें हैं, वो ऐसा लगता है कि पढ़ते वक्त कि ये चीज़ें हमें याद हो रही हैं, आ रही हैं, है ना। पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। केवल पढ़ेंगे, पढ़ने भर से। हालांकि जो पर्यायवाची वाले के अंदर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी को अपन यूँ एक अभ्यास में रूटीन के हिसाब से अगर पढ़ भी दें या वीडियोस भी देख लें तो ये टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उपसर्ग हैं, ये किसी भी मूल शब्द के पहले लगने वाले होते हैं। पहले लगने वाले जो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं वो उपसर्ग कहलाएंगे। और बाद में, ठीक है, किसी भी शब्द के, मूल शब्द के अंत में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं मुख्य रूप से, कृदंत और तद्धित। कृदंत का मतलब यह है कि जो धातु शब्द होते हैं उन धातुओं के अंत में जुड़ करके और उसके अर्थ को चेंज करने वाले जो शब्दांश होते हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो धातु यानी कि क्रिया के अलावा धातु, या फिर जिसको अपन धातु मूल रूप से संस्कृत में और हिंदी के अंदर धातु रूप को ही क्या बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। तो क्रिया के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदलने वाले या चेंज करने वाले जो शब्दांश हैं वो तो प्रत्यय हैं। कौन से, कृदंत प्रत्यय। और जो क्रिया के अलावा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उन शब्दों के अंत में लग करके और उसका नया अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्दांश हैं वो क्या कहलाएंगे, तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो ये तो हुई बात कृदंत और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, और उनको विस्तार से अपन आगे देखेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, मुख्य रूप से भाषा प्रयोग में कुछ ऐसे मूल वर्ण या वर्ण समूह है, यानी कि शब्दों के अंश, जिनका अर्थ की दृष्टि से और विभाजन नहीं किया जा सकता, और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इस प्रकार मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं। ये किसी शब्द से पहले जुड़ करके अर्थ निर्माण करते हैं। क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये शब्द के अंश होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, उपसर्ग कहा जाएगा। तो मूल रूप से ध्यान रखने वाली बात है वो ये हो गई कि किसी भी शब्द के पहले जुड़ करके और नए अर्थ का निर्माण करते हैं वो शब्दांश क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाएंगे। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाएंगे। अब देखो, उपसर्ग शब्द को उप प्लस सर्ग, इन दो शब्दों के मेल से बनाया गया। सर्ग जो है वो मूल शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या निर्माण करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर उप प्लस हार, तो क्या बना, उपहार। उप एक अलग शब्दांश है, हार एक अलग शब्द है, ठीक है, जिसको कई अर्थों के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जब उपहार, हार से पहले उप जुड़ा तो एक नया शब्द बना, उपहार। ठीक है, गिफ्ट, भेंट, इस प्रकार से। तो अर्थ को बदल देने वाले जो शब्दांश हैं वो क्या कहलाएंगे, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाएंगे। अब बात करते हैं उपसर्ग के भेद या उपसर्ग के प्रकार। तो मुख्य रूप से हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं वो प्रचलित हैं। ठीक है, और वो भी कौन से, संस्कृत के उपशब्द, यानी मूल रूप से जो हिंदी की जननी भाषा है वो संस्कृत है, तो संस्कृत में जो उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं वो वैसे के वैसे हिंदी में शामिल कर लिए गए हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी ही भाषा के उपसर्ग जो हिंदी से ही उत्पन्न हुए और हिंदी में ही प्रयुक्त हो रहे हैं,
और कुछ विदेशी भाषा के, जिसके अंदर उर्दू भाषा के जो शब्दांश हैं वो उपसर्ग के रूप में काम में आते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो मूल रूप से संस्कृत, हिंदी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं के उपसर्ग हैं वो हिंदी के अंदर ही प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के सभी उपसर्ग हैं वो तत्सम शब्दों के साथ में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम का मतलब जिस रूप में वो संस्कृत में थे उसी रूप में हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। शब्द के बारे में अपन तत्सम, तद्भव, देश विदेश ये सब पढ़ करके आए हैं पहले की कक्षाओं के अंदर। अब देखो संस्कृत के उपसर्ग हैं तो मुख्य रूप से संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग हैं वो प्रयुक्त होते हैं, जैसे अति, अधि, अनु, अप, अपि, इस प्रकार से कई सारे उपसर्ग हैं। उपसर्गों के अर्थ अपन देखेंगे और इन उपसर्गों के जुड़ने से बनने वाले जो शब्द हैं उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या है मुख्य रूप से अति, ठीक है। अति का अर्थ होता है ऊपर या अधिक या परे, यानी कि दूर। अब देखो अति प्रिय यानी कि बहुत प्रिय, ठीक है ना, अधिक प्रिय, ऐसे हो गया ना अर्थ। अतिरिक्त, अत्यधिक, अधिक से भी अधिक, है ना। अतीन्द्रिय, अतिसार। तो इन शब्दों में अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अपने को पता चल रहा है कि अति प्लस इंद्रिय, है ना। अति प्लस इंद्र प्लस ईये, ईये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्ययों की बात अपन आगे करेंगे इसमें, है ना। तो अति यहाँ पर क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। फिर अधि उपसर्ग, अधि का मतलब अंतर्गत यानी किसी के अंदर या प्रधान, मूल। अधिकार, ठीक है, किसी के अधिकार क्षेत्र में। अधि प्लस कार, अधिशेष, अधिकरण, अधिष्ठाता, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेंगे, अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अनु, अब इनके अंदर देखो बहुत ही समझाने वाली कोई बात है नहीं, केवल मेरे ये क्लास बनाने का उद्देश्य यही है कि जब आप इसको वीडियो को सुनेंगे तो सुनने मात्र से ही ये टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यूँ इसके अंदर दिमाग लगाने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा केवल मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप इसको सुने और आप भी इसी उद्देश्य से कि सुन करके और टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अनु का मतलब है सादृश्य यानी उसी के समान या फिर पीछे, जिसके प्रयोग से बनने वाले शब्द हैं। और भी काफ़ी शब्द हो सकते हैं। मैं यहाँ पर जो राजस्थान बोर्ड के अंदर चलने वाली एक अधिकृत पाठ्य पुस्तक है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की, उसके आधारित ये चर्चा है वो अपनी हो रही है। अनुकरण, मैं जब बोल रहा हूँ तो बोलने के अंदर जो उपसर्ग है उसके और मूल शब्द के बीच में मैं थोड़ा सा यूँ ठहराव ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है। अनुसंधान, ठीक है। इसके बाद में अनुयायी, अनुग्रह, अनुज, है ना। तो अनुज में देखो जय, जन्म लेना, ये क्या है, मूल शब्द है, मूल धातु है। और अनु इसमें क्या है, जो उपसर्ग है पीछे यानी बाद में जन्म लेने वाला, वो क्या है, अनुज है। अप का अर्थ होता है निरादर या दीनता। अपमान, अपयश, अपव्यय, अपकीर्ति, ठीक है। फिर अपी का मतलब है निश्चय या भी, संस्कृत के अंदर भी अपी का अर्थ है वो भी होता है। अपितु, अपिधान, अपिहित यानी कि ढका हुआ, ठीक है। तो सब में अपी उपसर्ग आ रहा है। अभी का मतलब पास या सामने। अभिमान, अभिवादन, अभिषेक, अभिमुख, अभियान। तो शब्द को देखते ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग उपस्थित है। इसके बाद में अपन देखेंगे अव, ठीक है। अव, ये संस्कृत के उपसर्ग चल रहे हैं सारे जो हिंदी में काम में आते हैं। अव का मतलब है अनादर या हीनता। अवगुण, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन। आ उपसर्ग पूर्ण या विपरीत या सीमा। आदेश, आहार, आगमन, आजना, है ना, आगमन दोबारा आ गया, आभार। फिर उद, ठीक है। मूल रूप से संस्कृत में उद ही होता है, हिंदी के अंदर उत उपसर्ग भी काम में आता है। संस्कृत में उद को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। उच्चता या ऊपर या श्रेष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उद्दार, उत्सर्ग, उत्साह, उद्वार, उत्थान, है ना, और उत्तम, ठीक है। इन सब में क्या हुआ है, उद उपसर्ग है वो काम में आया है। ये उद प्लस स्थान से उत्थान शब्द है, इस प्रकार से बना हुआ है। उप का मतलब होता है समीपता यानी कि निकट, सहायता या गौण। उपहार, उपवास, उपदेश, इन शब्दों में उप उपसर्ग है। दुर या दुस, ठीक है। इसमें निंदा, कठिनाई या बुराई को अभिव्यक्त किया जाता है। दुर्गुण, दुराचार, दुस्साहस, दुर्जन, दुष्कर्म, दुश्चरित्र, इन सब के अंदर क्या हुआ है, दुर या दुस शब्द है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नी उपसर्ग निषेध या अधिकता के अर्थ में काम में आता है। निवारण, निषेध या निलय,
इसके बाद में निर और निस, निर या निस दोनों ही निषेध रहित या बिना के अर्थ में, ठीक है, के बिना, निर निस। निर्बल जैसे बल के बिना या बल रहित, ठीक है। निरपराध जिसने अपराध नहीं किया। निर्भय भय रहित भय के बिना, तो इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है ना। निश्चल, निष्काम, निस्तेज। फिर प्र उपसर्ग अधिक, आगे या ऊपर के अर्थ में काम में आता है। प्रहार, प्रबल, प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में प्रति, समानता या प्रत्येक के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रतिवर्ष, प्रतिवाद, प्रतिध्वनि। परा उपसर्ग विपरीत, उल्टा या पीछे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा, इन शब्दों में परा उपसर्ग शामिल हुआ है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो संस्कृत भाषा के उपसर्गों के अंदर परी, है ना, परी चारों ओर, परी का अर्थ परितय है, अभितय, है ना। तो अभी मतलब अभितय का मतलब होता है दोनों ओर, परितय का मतलब चारों ओर, इस प्रकार से होता है। तो चारों ओर, परिवर्तन, परिक्रमा, पर्यावरण, तो चारों ओर के अर्थ के अंदर काम में आ रहे हैं ये। फिर सम उपसर्ग है तो पूर्णता या सुंदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संयोग, सम्मान, संसार। फिर सु उपसर्ग शुभ, अच्छा या सहज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुयोग, सुलभ, सुगम आदि शब्दों में सु उपसर्ग है। वी उपसर्ग विशेष या अभाव के अर्थ के अंदर प्रयुक्त होता है। विपरीत के अर्थ के अंदर भी प्रयुक्त होता है। विदेश, विहीन और विभाग, इन शब्दों में वी उपसर्ग है। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना या निजी। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ आदि, ठीक है। हिंदी व्याकरण के ग्रंथ में उद उपसर्ग ही प्रयुक्त होता है, जबकि हिंदी में उत का प्रयोग भी होता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी के अंदर उत का प्रयोग भी होता है, जबकि संस्कृत में उद उपसर्ग को सर्वश्रेष्ठ और उसी को शामिल किया गया है। उत को शामिल कर लें तो ये 22 हो जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि हिंदी के अंदर ही संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव रूप में इनको शामिल किया जाता है। संस्कृत से उत्पन्न होकर जो परिवर्तित होकर के हिंदी में आए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं और तद्भव रूप में ये उपसर्ग काम में आते हैं। तो देखिए संस्कृत के परिवर्तित उपसर्ग यानी कि तद्भव रूप में, यानी कि हिंदी के उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं पूछता कि ये इनमें से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। केवल यही पूछते हैं कि दिए गए शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द है वो कौन सा है। इस तरह से प्रश्न है वो आता है हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो आसान सा टॉपिक है। ए उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं यानी नकारात्मक। एकाज, अचेत, अटल। ऊ उपसर्ग ऊंचा के अर्थ में आता है, उछालना, उतारना, उजड़ना। औ उपसर्ग बुरा या नीचे के अर्थ में आता है। अवगुण, अवघट, अवसर, ठीक है ना, अवसर नहीं अवसर। अन उपसर्ग है वो बिना के अर्थ में आता है। अनपढ़ जो पढ़ा नहीं हो, पढ़ाई के बिना। अनदेखा, देखा नहीं गया हो। अनमोल, बिना मोल के, है ना, ऐसे। अध, अध का मतलब देखो ये है अध और ये है अध है। अध का मतलब है आधा, अधमरा, अधखिला, अधपका। और अधः का मतलब है नीचे। अधोगति यानी नीचे की ओर गति। अधोमुख नीचे की ओर मुख। अधोगत नीचे की तरफ गया हुआ, ऐसे। उन का मतलब है एक कम, जितनी भी संख्या के पहले और उन उपसर्ग लग रहा है तो एक कम। 59 60 से एक कम। 49 50 से एक कम। 79 80 से एक कम, इस तरह से। कै या कू ये बुरा या कठिन के अर्थ में आता है। कपूत, कपूत मतलब बुरा पुत्र, ठीक है ना, जिसमें अवगुण हो। कुढंग, कुचाल। फिर नी उपसर्ग विपरीत के अर्थ में आता है। निडर, निशान, निपट। फिर से या सु उपसर्ग है वो अच्छे के अर्थ में आता है। सपूत, सजल, सजीव, सुयस, सुकांत, कांति युक्त, है ना। भर, भर उपसर्ग है वो भरा हुआ या पूर्ण के अर्थ में आता है। भरपूर, भरसक, भरमार। फिर चौ उपसर्ग है वो 4 के अर्थ में आता है। चौमासा 4 मासों का समूह है, यह महीनों का समूह है। चौराहा, चौखट, ठीक है। तो इनमें सब में क्या है, चौ उपसर्ग है जो कि हिंदी के अंदर तद्भव रूप में प्रयुक्त होता है। फिर अपन बात करते हैं हिंदी के उपसर्गों की ही। तो ती उपसर्ग है 3 के अर्थ में आता है। तिरंगा 3 रंगों वाला। तिपाही, तिमाही 3 महीनों का समूह है, 3 पायों का समूह है। फिर दू उपसर्ग 2 के अर्थ में आता है। दुनाली, दुरंगा, दुमुहा जिसके 2 मुंह है वो। पर उपसर्ग है वो दूसरे के अर्थ में आता है। परहित, परसुख, परकाज। बिन उपसर्ग निषेध या अभाव के अर्थ में आता है। बिन देखा, है ना, जिसे देखा नहीं हो, ऐसे। बिन खाया, बिन ब्याहा।
फिर चिर उपसर्ग है वो सदैव के अर्थ में आता है, चिरकाल, है ना, चिरजीवी, चिर परिचित, लंबे समय से, हमेशा से परिचित हो। बहु उपसर्ग है वो ज्यादा या अधिक के अर्थ में आता है, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। फिर सह उपसर्ग है वो साथ के अर्थ में आता है। साथ के अर्थ में का मतलब इसका अर्थ है वो ये होता है कि साथ रहना या साथ होना। सहचर, सहगामी, साथ चलने वाला, इस अर्थ में। सहयोग, ठीक है। इसके बाद में स्व उपसर्ग है। स्व है वो संस्कृत के उपसर्गों के अंतर्गत भी था और यहाँ पर हिंदी में भी शामिल होता है। अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वभाव, ठीक है, ऐसे। फिर ये उर्दू भाषा के उपसर्ग जिनको विदेशी उपसर्ग के रूप में हिंदी में शामिल किया जाता है। तो भारत में बहुत समय तक उर्दू व अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही। हिंदी में उर्दू, अंग्रेजी आदि के भी अनेक उपसर्ग हैं वो प्रयुक्त होने लगे हैं। तो चलिए इनके विदेशी उपसर्गों की बात अपन करते हैं। अल उपसर्ग ये उर्दू का है, जिसके अंदर जिसका अर्थ होता है निश्चित। अलविदा यानी कि निश्चित है चले जाने वाला, है ना। अलबेला, अलमस्त, ठीक है। फिर ना उपसर्ग है, रहित के अर्थ में आता है, जैसे नालायक यानी जो लायक नहीं है ना, यानी अच्छे गुणों से रहित है। नापसंद, नापाक। फिर ऐन, ऐन का मतलब है ठीक, ऐन वक्त यानी उसी समय। ऐन इनायत, ऐन मौका। तो इन सब में क्या है, ऐन उपसर्ग है। ला उपसर्ग बिना सब, बिना के अर्थ में आता है। लाचार, लाजवाब, जवाब के बिना। लापता, पते के बिना। लाचार जिसके पास में कोई तरीका नहीं हो, कोई चारा नहीं हो, इस प्रकार से लाचार। बद, बद का मतलब होता है रहित या बुरा। बदनाम, बदजात, बदतमीज। फिर बा उपसर्ग जो है उर्दू भाषा का, इसका अर्थ होता है अनुसार या साथ। इसके अर्थ में आता है बाकायदा यानी कायदे के अनुसार। बाअदब, बाइज्जत। गैर जो उपसर्ग है, रहित या भिन्न के अर्थ में, अलग के अर्थ में। गैर हाजिर जो उपस्थित नहीं है, यानी गैर कानूनी, कानून के अनुसार रही नहीं है। गैर मुल्क जो दूसरे मुल्क का है, भिन्न मुल्क का है, गैर मुल्क। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशखबरी, है ना, अच्छी खबर, ऐसे। कम, कम उपसर्ग है वो उर्दू के अंदर थोड़े के अर्थ में आता है। कमज़ोर, कमसीन, कम अक्ल। हम उपसर्ग साथ के अर्थ में आता है। हमदम, हम सफ़र, हमरा है ना, सफ़र में साथ रहने वाला, इस प्रकार से हम सफ़र, या राह में साथ देने वाला हमरा है। बिला, बिला उपसर्ग है वो बिना के अर्थ में आता है। बिला वजह है, बिला शक, बिला कसूर, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये कम ही, ये यूँ मतलब कि डेली लाइफ के अंदर कम काम आने वाला शब्द है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखें। बिला का अर्थ होता है बिना, और बिला वजह है बिला शक, इसके अंदर बिला जो उपसर्ग है वो प्रयुक्त हुआ है, जो उर्दू भाषा का है। बे, बे उपसर्ग अभाव के अर्थ में आता है। बेचारा, बेहद, बेचैन, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं उर्दू भाषा का जो दर उपसर्ग है, में अर्थ में आता है। दरअसल यानी कि असल में। दरकार, दरवेश। हर उपसर्ग है वो प्रत्येक के अर्थ में आता है। हर घड़ी यानी कि प्रत्येक घड़ी। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर रोज। बै उपसर्ग है वो साथ या पर यानी कि दूसरे के अर्थ में आता है। बदस्तूर, है ना, बेदस्तूर, ऐसे दस्तूर सहित। बतौर, बशर्त। सर उपसर्ग है वो मुख्य या प्रधान के रूप में आता है। सरकार, सरदार, सरताज, सरपंच, इस तरह से। नेक जो उपसर्ग है वो भले के अर्थ में आता है। नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम। फिर हेड उपसर्ग है वो प्रमुख के अर्थ में, अंग्रेजी भाषा का है ये, जिसमें हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, तो अंग्रेजी भाषा के। सब, सब जो उपसर्ग है ना, ये यहाँ पर उप के अर्थ में आता है। सब, SUB, ये है यहाँ पर, है ना। तो सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, सब कमेटी, ठीक है। तो ये उप के अर्थ में आता है कि नहीं, मुख्य से थोड़ा नीचे, ये उप के अर्थ में आएगा सब उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, तो हाफ, हाफ का मतलब आधा। हाफ पैंट, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, इस प्रकार से। फिर जनरल उपसर्ग है वो प्रधान के अर्थ में आता है, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, इस प्रकार से। फिर उपसर्ग और प्रत्यय में समानता क्या है, तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अंश होते हैं, ये पूर्ण शब्द नहीं होते। शुरू में भी परिभाषा में बताया गया था कि शब्दांश जो पहले लगता है वो उपसर्ग और अंत में लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय। इनका अकेले प्रयोग नहीं होता, मतलब कि अकेले है वो अर्थपूर्ण नहीं होते, ये दोनों के प्रयोग से अर्थ में अंतर है वो जरूर आ जाता है। तो दोनों के ही प्रयोग से अर्थ में अंतर आता है, ये समानता है।
एक शब्द में इन दोनों को साथ भी जोड़ा जा सकता है। एक ही शब्द में उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे अभी उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, इन दोनों से शब्द बना अभिमान। तो यहाँ पर तो केवल उपसर्ग है, मान मूल शब्द, और ई प्रत्यय जोड़ दिया तो अभिमानी। अब अभिमानी में पूछे तो उपसर्ग अभी, मूल शब्द मान और प्रत्यय ई। इसी प्रकार से अज्ञानी है ना, ए ज्ञान और ई। स्वतंत्र ता, तो ता इसमें प्रत्यय हो गया, स्व इसमें उपसर्ग हो गया, तंत्र इसमें क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और शब्द बन गया स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का अपने आप में क्या बनेगा, एक अर्थ ही बनेगा। अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण हुआ उपसर्ग और प्रत्ययों के संयोग से, जो कि मूल शब्द के अंदर जुड़े। तो इस प्रकार से अपना उपसर्ग टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर अपन ने संस्कृत के यानी कि मुख्य रूप से तत्सम रूप में काम आने वाले जो उपसर्ग थे उनको देखा। फिर हिंदी के अंदर यानी संस्कृत के परिवर्तित रूप जो उपसर्ग के रूप में काम में आते हैं यानी कि तद्भव, और उसके बाद में विदेशी के अंदर मुख्य रूप से अपने उर्दू के उपसर्ग देखे, और 2-4 जो थे वो अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी जो हिंदी के अंदर काम में आते हैं उनको देखा। चलिए अब बात करते हैं अपन प्रत्यय की। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं कि ऐसे शब्दांश जो बाद में जुड़ते हैं, मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो देखिए क्या है प्रत्यय के अंदर, जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद, मूल धातु के अंत में लगेंगे तब तो वो क्या हो जाएंगे, कृत्य प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी संज्ञा वगैरह, सर्वनाम वगैरह, विशेषण के अंत में लगेंगे तो वो तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। ये अपन आगे देखेंगे। चलिए देखिए, तो लग करके शब्द का निर्माण करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है कि इसके प्रयोग से मूल शब्द है वो अनेक अर्थों में यानी कि संज्ञा के रूप में इस प्रकार से यूँ प्रयुक्त होता है। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यौगिक शब्द बनाने के अंदर, यौगिक योग रूढ़ शब्द जो होते हैं उनके अंदर मुख्य रूप से प्रत्यय है वो सहयोग करता है, सहयोग करता है। जैसे खेल, ठीक है, ये मूल शब्द है, इसमें आड़ी प्रत्यय जोड़ा और क्या बन गया, खिलाड़ी बन गया। खेल से खिलाड़ी, परिवर्तन भी होता है ना, खेल का खिलाड़ी नहीं होगा, खिलाड़ी होगा। मेल, आवट प्रत्यय जुड़ा, मिलावट। पढ़ प्लस आकू प्रत्यय जुड़ा, क्या हुआ, पढ़ाकू। झूल प्लस आ प्रत्यय जुड़ा और क्या बना, झूला, है ना। तो ऐसे संज्ञा शब्द हैं उनका निर्माण यहाँ पर हुआ। हिंदी में प्रत्यय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, हिंदी के प्रत्यय हैं वो कृत यानी कि जो धातु में जुड़ने वाले, और तद्धित जो संज्ञा सर्वनाम में जुड़ने वाले ऐसे होते हैं। और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय हैं वो भी हिंदी के अंदर प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए संस्कृत के प्रत्यय जो कि मुख्य रूप से हिंदी भाषा के अंदर प्रयुक्त होते हैं, हालांकि इनको संस्कृत में भी पढ़ा जाता है। संस्कृत में अलग ही शब्दों का अर्थ होता है, अलग ही तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इत प्रत्यय, तो इत में देखो हर्ष प्लस इत, हर्षित। गर्व इत, लज्ज इत, लज्जित, है ना। पल्व इत, पल्वित, है ना। इक में मानस इक, धर्म इक, मर्म इक, परिश्रम इक, है ना, पारिश्रमिक। इस प्रकार से बन गया। देखो ध्यान में रखेंगे, मर्म में इक जुड़ा तो मार्मिक हो गया, है ना, मर्मिक नहीं हुआ। धर्म में इक जुड़ा तो धर्मिक नहीं धार्मिक होता है ना। तो इस प्रकार से पहले वाले शब्दों की मात्राओं के अंदर भी कई बार परिवर्तन है वो होता है। जैसे ईय प्रत्यय जुड़ा तो भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थान ईय, स्थानीय, है ना। फिर ए प्रत्यय जुड़ा, ए प्रत्यय से अग्नि में ए जुड़ा, आग्नेय हुआ। पथ में ए जुड़ा, पाथेय हुआ, है ना, रास्ते के लिए भोजन। राधा में ए जुड़ा, राधेय हुआ। कुंती में ए जुड़ा, कौन्तेय हुआ, है ना, कुंती पुत्र, कौन्तेय। तम, तम प्रत्यय अधिक तम, महान तम, तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तम प्रत्यय जो संस्कृत का होता है उसमें से तम शेष रहता है। वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। वान, वान प्रत्यय धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। तो दया मूल शब्द हुआ, वान क्या हो गया यहाँ पर हिंदी का प्रत्यय, जो कि है तो संस्कृत का लेकिन हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। इसके बाद में अपन देखते हैं मान, मान प्रत्यय जो है तो उसके अंदर देखिए श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। फिर त्वय प्रत्यय है तो त्वय में गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। फिर शाली प्रत्यय है तो वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। इसके बाद में तर, एक था तम और एक था तर। जब सभी में तुलना करके श्रेष्ठ बताया जाए तब तो होता है तम प्रत्यय, तम प्रत्यय काम में आता है। और जब 2 में तुलना करी जाए और उनमें से एक को श्रेष्ठ बताएं तो वो क्या होता है, वहाँ पर तरप प्रत्यय प्रयुक्त होता है, जिसका यहाँ पर हिंदी में यूज़ करते हैं तो तर के रूप में यूज होता है। श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर। इस प्रकार से यहाँ पर तर प्रत्यय का उपयोग ही हो रहा है। श्रेष्ठ,
उच्च, निम्न, लघु, ये मूल शब्द हैं यहाँ पर। अब हिंदी के प्रत्यय तो दो तरह के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? तो वे प्रत्यय जिनको अपन धातु या क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ध्यान रखें, कृत प्रत्यय कौन से? जो कृत का मतलब क्रिया यानी कि धातु है ना, इनके अंत में लगता है। कृत प्रत्ययों से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की या विशेषण शब्दों की रचना भी की जा सकती है। संज्ञा शब्दों की रचना करने वाले कृत प्रत्यय यानी कि इनके जुड़ने से जो शब्द बनेगा, ठीक है ना, यानी कि क्रिया के अंत में लगेंगे और जुड़ने से जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? संज्ञा होगा। देखिए जैसे बेलना एक क्रिया है, किसी भी चीज़ को बेलना है ना। अब इसमें न जुड़ा तो बेलना में न ऐसे नहीं कि बेलना न, ऐसे लिखेंगे अपन इसको, बेलन ऐसे है ना। जैसे बांधना एक क्रिया है और उसमें न प्रत्यय जोड़ा है ना, तो बंधन, इस प्रकार से, ठीक है। नंद, नंदन, चंदन, इस प्रकार से ये संज्ञा शब्द बन रहे हैं। ई, बोली, सोची, सुनी, हंसी, ठीक है। हंसना एक क्रिया है और हंसी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। आ प्रत्यय जुड़ने से झूला, भूला, खेला, मेला, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो जैसे अन्न प्रत्यय जुड़ा तो मोहन, हालांकि संज्ञा शब्द की रचना हुई, सर्वनाम की रचना हुई, विशेषण की हुई, ये तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अपने को ये पूछता है कि इसमें मुख्य रूप से प्रत्यय कौन सा है। तो मोहन में अन्न प्रत्यय, रटन, पठन, अन्न प्रत्यय। आहट में बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट, खिलखिलाहट, ठीक है। ऐसे विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय तो आड़ी प्रत्यय जुड़ा, खिलाड़ी, कबाड़ी। एरा में लुटेरा, बसेरा यानी एरा प्रत्यय है। आऊ प्रत्यय किसमें है? तो बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ, है ना। ये सब विशेषण है ना, कि ये वस्तु बिकाऊ है, ये वस्तु टिकाऊ है, तो ये विशेषता बता रहे हैं कि नहीं बता रहे ये शब्द। ऊ प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाले विशेषण झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ, इस प्रकार से ऊ प्रत्यय जुड़ करके। तो इसके बाद में कृत प्रत्यय जो हैं यानी क्रिया से बनने वाले, उनके भेद तो 5 प्रकार के हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, हिंदी के प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखो, प्रत्यय में संस्कृत के प्रत्यय, फिर हिंदी के प्रत्यय और उसके बाद में अन्य भाषाओं के प्रत्यय, ऐसे 3 प्रकार। हिंदी के प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ने वाले और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम में जुड़ने वाले, विशेषण में जुड़ने वाले। फिर कृत प्रत्यय 5 प्रकार के हैं। कृतवाचक, कृत प्रत्यय कृतवाचक यानी कि कर्ता का बोध करवाते हैं। कृत का मतलब यहाँ पर कर्ता है ना। कर्म का बोध करने वाले कर्मवाचक, कर्ण का बोध करने वाले यानी साधन का बोध करवाने वाले, क्रिया के माध्यम का बोध करवाने वाले करणवाचक, क्रिया का भाव प्रकट करने वाले भाववाचक, और क्रिया को स्वयं को प्रकट करने वाले क्या होते हैं? क्रियावाचक। तो कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक कृत प्रत्यय होते हैं। इसके बाद में देखो, जैसे हार, उदाहरण हार, पालनहार, पालन करने वाला, ठीक है, तो कर्ता का बोध हो रहा है ना। चाखनहार, राखनहार, वाला प्रत्यय जुड़कर रखवाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये सब कर्ता ही तो हैं। ये सब जो अपन काम में ले रहे हैं वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, किसी भी क्रिया को करने वाले हैं ये। रक्षा करने वाला क्या होता है? रक्षक होता है। अब कै प्रत्यय जुड़ने से देखो, रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक, ऐसे प्रत्यय जुड़े। अक प्रत्यय से लेखक, गायक, पाठक, नायक, है ना, अक प्रत्यय है इसमें। ता प्रत्यय से दाता, देने वाला, और सुंदरता, ठीक है। तो ये सब जो हैं मुख्य रूप से कृतवाचक कृत प्रत्यय हैं। फिर कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध करने वाले कृत प्रत्यय को क्रमवाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। ओना, खिलौना, तो खिलौना क्या है? कर्म है ना। कि टीना खिलौने से खेल रही है, तो किस से खेल रही है? खेलने की क्रिया है, वो खिलौने से हो रही है, तो यहाँ पर कर्म कौन है? खिलौना। बिछोना, नींव प्रत्यय से बनने वाला, ओढ़नी, मथनी, छलनी, है ना। ये शब्द दिए जाएंगे और प्रत्यय पूछे जाएंगे, ऐसा है। कई बार ऐसा शब्द भी दिया जाएगा जिसके अंदर उपसर्ग भी होगा और प्रत्यय दोनों भी होंगे। ना प्रत्यय से पढ़ना, लिखना, गाना, सब में देखो क्रियाएं हैं वो काम में आ रही हैं। और क्रियाओं से जैसे मथना एक क्रिया थी, उसमें नी प्रत्यय जुड़ा, मथनी हो गया, है ना। इसके बाद में देखो, करणवाचक कृत प्रत्यय यानी कर्ण को बताने वाले, साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय हैं, वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। अब देखो साधन क्या है, देखिए, अन्न प्रत्यय जुड़ने से पालन, सोहन, झाड़न, झाड़ने का साधन, है ना। नी प्रत्यय जुड़ करके चटनी, कतरनी, सूंघनी, तो ये सब साधन ही हैं। ऊ प्रत्यय झाड़ू, चालू, साधन है।
ई प्रत्यय लग करके खांसी, धांसी, फांसी, ठीक है, फांसी साधन है मृत्यु का, इस प्रकार से। इसके बाद में भाववाचक कृत प्रत्यय, भाव क्रिया के भाव को प्रकट करने वाले भाववाचक कृत प्रत्यय, जैसे आप, मिलाप मिलने का भाव, विलाप है दुख प्रकट करने का भाव, आवट प्रत्यय सजावट, मिलावट, लिखावट, आव प्रत्यय बनाव, खिंचाव, तनाव, ये सब क्या है, भाव हैं, ठीक है। इसके बाद में आई प्रत्यय, आई प्रत्यय से जो भाव प्रकट करने वाला है, लिखाई लिखने का भाव, खिंचाई चढ़ाई, इस प्रकार से। फिर क्रिया को अभिव्यक्त करने वाले क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रिया का बोध करने कराने वाले, जैसे या, आया, बोया, खाया, खाया मतलब खाने का कार्य हुआ, है ना। कर प्रत्यय गाकर, देखकर, सुनकर, आ प्रत्यय सूखा, भूला भूलने का कार्य क्रिया हुई, ता खाता, पीता, लिखता, है ना। तो ये सब क्या हैं, क्रियावाचक प्रत्यय हैं, जो कि हिंदी के अंदर मूल रूप से कृत प्रत्ययों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो केवल इन शब्दों को देख लेने मात्र से और अपना कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट हो जाएगा कि हाँ, हमने प्रत्यय टॉपिक, उपसर्ग टॉपिक पढ़ लिया और इस टॉपिक के अंदर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हमें आ नहीं रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, एग्जाम के अंदर ये चीज़ रहेगी कि हाँ, ये चीज़ें भी हमने पढ़ी हैं। इसके बाद में बात करते हैं तद्धित प्रत्ययों की। तो तद्धित प्रत्यय का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मुख्य रूप से क्रिया को छोड़कर क्रिया के साथ में प्रयुक्त होते हैं, वो तो कौन से होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ करके नए शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। बात करते हैं तद्धित प्रत्ययों की। देखिए जैसे मानव, मानव क्या है, एक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा है, ता जुड़ा मानवता, एक भाव बना। जादू, गर जुड़ा जादूगर, बाल पन जुड़ा बालपन, लिख आई जुड़ा लिखाई, भाव बना, है ना। अब तद्धित प्रत्यय हैं, वो भी अलग अलग, जिस प्रकार से कृत प्रत्यय थे उसी प्रकार से ये भी अलग अलग प्रकार के हैं। और मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। कृतवाचक, कृत्रिवाचक मतलब कर्ता का भाव प्रकट करने वाले, भाववाचक प्रत्यय भाव, वाक्य का भाव, क्रिया का भाव। संबंधवाचक प्रत्यय संबंध दर्शाने वाले किसी दूसरे के साथ। गुणवाचक यानी विशेषता बताने वाले। स्थानवाचक स्थान का बोध करवाने वाले प्रत्यय। ऊनतावाचक यानी कि लघुता या छोटेपन का बोध करवाने वाले। स्त्रीवाचक मतलब कि स्त्रीलिंग, वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयुक्त हो रहा है उसके स्त्रीलिंग होने का बोध कराने वाले प्रत्यय। कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय, जो कृत प्रत्ययों के अंदर भी थे कृतवाचक प्रत्यय, है ना। तो यहाँ पर देखो कृत्रिवाचक प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले, लेकिन ये मुख्य रूप से क्रिया के साथ में प्रयुक्त नहीं हो रहे हैं, ये संज्ञा सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त हो रहे हैं। कर्ता का बोध करवाने वाले तद्धित प्रत्यय कृत्रिवाचक कहलाते हैं। जैसे आर प्रत्यय जुड़ा सुनार, लुहार, कुम्हार, तो कर्ता का बोध हो रहा है। ई जुड़ करके माली, तेली, ये सब कर्ता है कि नहीं है। वाला जुड़कर गाड़ी वाला, टोपी वाला, इमली वाला, ठीक है, ऐसे तो कर्ता हैं ये कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर भाव का बोध करवाने वाले, भाव मतलब कि कुछ फीलिंग्स का बोध करवाने वाले भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे कड़वा में जुड़ा आहट, कड़वाहट, सुंदर में जुड़ा, है ना, तो ता प्रत्यय तो सुंदरता, मानवता, दुर्बलता, ऐसे। आपा मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, है ना, बहन होने का भाव। ई गर्मी, गर्म होने का भाव। सर्दी, गरीबी, तो ये सब क्या हैं, भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं, जो किसी भी शब्द में जुड़ करके और नया अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे तो एक भाव प्रकट होगा। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं, संबंधवाचक के अंदर संबंध का बोध करवाने वाले तद्धित प्रत्यय। शारीरिक, है ना, एक प्रत्यय जुड़कर शारीरिक यानी कि शरीर से संबंधित। सामाजिक, समाज से संबंधित। मानसिक यानी कि मस्तिष्क से संबंधित। फिर आलू प्रत्यय जुड़कर कृपालु, कृपा करने वाला। श्रद्धालु, है ना, श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धा से संबंधित। ईर्ष्यालु। ईला प्रत्यय जुड़कर रंगीला, चमकीला, भड़कीला। तर प्रत्यय जुड़कर कठिनतर, समांतर, उच्चतर, ठीक है। तो ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में बात करते हैं गुणवन, है ना, गुणवाचक, तो गुणवाचक यानी कि विशेषता का बोध करवाने वाले। अब ये विशेषता है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, गुण का बोध करवाने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक होंगे। वान, जैसे गुणवान, है ना। अब ये नहीं है कि वान प्रत्यय है वो केवल गुणवाचक के अंदर ही काम आता है, ये गुणवाचक शब्द का निर्माण करते हैं, ये है मुख्य रूप से। ये कहीं और भी प्रकट हो सकता है, जैसे ये ई है तो ई काफ़ी बार पहले भी आ चुका आपने, यहाँ देखो स्थानवाचक में भी ई आ रहा है,
गुणवाचक में भी ई आ रहा है। तो आपको इसके प्रकार में नहीं जाना कि ये ई प्रत्यय गुणवाचक में भी था, ये तो स्थानवाचक में भी था, है ना, ये तो हिंदी के प्रत्ययों के अंदर भी था, ये तो संस्कृत के प्रत्ययों के अंदर भी कहीं ना कहीं जुड़ा था, है ना। तो ऐसा आपने को नहीं, कृत प्रत्ययों के अंदर भी था, तद्धित के अंदर भी था। तो इन प्रकारों के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल मूल शब्द हैं उन शब्दों को देखना है और उन शब्दों का अर्थ कैसा है। तो ये अर्थ स्थानवाचक है, ये ध्यान में रखने वाला है। अर्थ से पता चलेगा कि इसमें प्रयुक्त, जैसे शहर वाला, ये प्रयुक्त हुआ। अब ये वाला उपसर्ग यहाँ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ कि व्यक्ति का स्थान बता रहा है, तो यहाँ ये स्थान के रूप में प्रकट हुआ, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। गांव वाला यानी कि किसी व्यक्ति का स्थान बता रहा है, गांव का है वो, है ना। कस्बे वाला, उदयपुरिया, या प्रत्यय जुड़कर जयपुरिया, मुंबईया, है ना। ई से रूसी, चीनी, राजस्थानी, तो पता चल रहा है ना कि व्यक्ति राजस्थानी मतलब राजस्थान का है ना। ऐसे स्थान बताया जा रहा है। ऊनतावाचक यानी कि लघुता या छोटेपन का बोध करवाने वाला, तो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय ध्यान में रखें इसको। ऊनतावाचक मतलब लघुता का बोध, छोटेपन का बोध करवाने वाला। तो लघुता का बोध करवाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं वो ऊनतावाचक कहलाते हैं। जैसे इया, लुटिया, अब लोटा बड़ा है और लुटिया छोटी है ना। घटिया, ठीक है, गट्टिका, गट्टी, है ना, ये बड़ी और घटिया छोटी। घटिया का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जिसकी क्वालिटी घटिया हो। प्याला बड़ा होता है, प्याली यूँ हो गया। नाला बड़ा होता है, नाली छोटी, है ना। बाली, ड़ी अगर पंखुड़ी, आंतड़ी, है ना। ओला से खटोला, खाट से खटोला, सांप से संपोला, है ना। मंझला से मंझोला, इस प्रकार से तो छोटा हो गया। इस प्रकार से ये जो प्रत्यय हैं वो अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीवाचक यानी कि स्त्रीलिंग होने का बोध करवाने वाला, जैसे पंडित में आइन जुड़ा, पंडिताइन, ठाकुर में जुड़ा, ठकुराइन, माली में जुड़ा, मालिन, है ना, कुम्हारिन, जोगिन, नी जुड़ा, मोरनी, शेरनी। तो स्त्रीवाचक हो रहा है ना, स्त्रीलिंग भी बदल गया है यहाँ पर, तो मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। आनी जुड़ा सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, जेठ से जेठानी, है ना, ऐसे। इसके बाद में बात करते हैं अपन इनी प्रत्यय, कमलिनी, नंदिनी, इस प्रकार से। फिर उर्दू के प्रत्यय आते हैं। संस्कृत के प्रत्यय कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी के जो हैं यहाँ पर, तो अपन ने कृत प्रत्यय देख लिए, तद्धित प्रत्यय देख लिए, कृत के प्रकार देख लिए 5, है ना, और तद्धित के भी 7 प्रकार अलग अलग देख लिए। उर्दू के कुछ प्रत्यय हैं जिनकी बात करते हैं। उर्दू भाषा का हिंदी के साथ में लंबे समय तक प्रचलन रहा, इसके कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रत्ययों का प्रयोग भी होने लगा। जैसे गी, गी जो प्रत्यय है वो काम में आ रहा है, तो ताज़ा में गी जुड़ा, ताजगी, बानगी, सादगी। तो यहाँ पर देखते पता चल रहा है कि गी जो प्रत्यय है वो काम में आया है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो गर प्रत्यय जुड़ा। गर में देखो कारीगर, बाजीगर, सौदागर। ची के प्रत्यय से बनने वाले शब्दों में नकलची, तोपची, अफीमची। दार प्रत्यय जुड़ करके हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर प्रत्यय जुड़कर आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। गार प्रत्यय जुड़कर खिदमतगार, है ना, मददगार, गुनहगार, ठीक है ना, या गुनहगार, इस प्रकार से। नामा प्रत्यय जुड़कर बाबरनामा, जहांगीरनामा, सुलहनामा। बाज प्रत्यय जुड़कर धोखेबाज, नशेबाज, चालबाज। मंद प्रत्यय जुड़कर जरूरतमंद, एहसानमंद, अकलमंद, है ना। आबाद प्रत्यय जुड़ करके सिकंदराबाद, औरंगाबाद, मौजमाबाद, इस प्रकार से। इंदा प्रत्यय जुड़ करके बासिंदा, शर्मिंदा, परिंदा। तो इसमें इंदा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर इनको पढ़ने का अपना उद्देश्य यही है कि अपने एक बार दिमाग में से निकल जाएं ये चीज़ें, यूँ है ना, यूँ माइंड में से गुजर जाएं कि हाँ इंदा नाम का भी कोई प्रत्यय होता है। वरना अपन यूँ सोचते रहेंगे यार शर्मिंदा इसमें दा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है इसके अंदर, है ना, ऐसे सोचेंगे। वरना एक बार पढ़ा हुआ है कि हाँ इंदा नाम का भी कोई प्रत्यय होता है, तो शर्मिंदा में अपन शर्म और इंदा ऐसे शर्मिंदा प्रत्यय कर देंगे। तो पढ़ लेने के बाद में और अपने दिमाग में एक नया शब्द जुड़ जाएगा, अपनी वोकेबुलरी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शब्दों की डिक्शनरी है वो बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा सोचने का अपना। इस प्रत्यय है तो इसमें साजिश, ख्वाहिश, ध्यान रखें ई छोटी है, तो प्रत्यय का ध्यान हमेशा ये रखें कि प्रत्यय में जैसी ई ऊ जो छोटा बड़ा प्रयुक्त हुआ है, तो शब्द जब बनता है उसमें भी वही छोटा या बड़ा। जैसे यहाँ पर देखो ये इस है तो सभी में साजिश, ख्वाहिश, फरमाइश, ई छोटी आई। यहाँ पर ईन, है ना, बड़ा ई है तो शौकीन, रंगीन, नमकीन, सब में ई है वो क्या काम में आ रहा है, बड़ा ही काम में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन काम में लेंगे। गाह है प्रत्यय जुड़ करके ख्वाबगाह है, ईदगाह है, दरगाह है। गीर प्रत्यय जुड़ कर आलमगीर, जहांगीर, राहगीर। आना प्रत्यय जुड़ करके नजराना, दोस्ताना, सालाना।
ईयत प्रत्यय जुड़ करके इंसानियत, खैरियत, आदमियत। ईन प्रत्यय जुड़कर शौकीन, रंगीन, नमकीन। कार प्रत्यय जुड़कर सलाहकार, लेखाकार, जानकार, इस प्रकार से। दान प्रत्यय जुड़ करके खानदान, पीकदान, कूड़ादान। बंद प्रत्यय जुड़कर कमरबंद, नज़रबंद, दस्तबंद, है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रत्यय हैं वो काम में आए हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए हुए हैं, इनकी अपन बात करते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय दोनों के ही हैं। निम्नलिखित में किस में ए उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनुज में अनु आया, अनुगामी में भी अनु उपसर्ग है, अटल में ए और टल, इसमें क्या है? ए उपसर्ग है, अनपढ़ में अन उपसर्ग है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? अटल। फिर किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अवगुण में औ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लाचार में ला का हुआ है, कपूत में कै का हुआ है, लड़ाकू में आकू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा? लड़ाकू। ये अपना क्या होगा? आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए शेरनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो नी प्रत्यय है, ठीक है। शेर और नी ऐसे स्त्रीवाचक प्रत्यय हो गया यहाँ पर। चचेरा शब्द में प्रयुक्त जो अपना प्रत्यय है तो एरा प्रत्यय, ठीक है। देवरानी में मूल शब्द क्या है? तो देवर प्लस आनी, देवरानी, है ना। हिंदी में प्रत्यय के भेद, हिंदी के अंदर प्रत्यय के भेद हैं वो कितने हैं? तो हिंदी में प्रत्यय हैं वो 2 प्रकार के हैं। हिंदी के प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक कृत और दूसरे तद्धित, इस प्रकार से। फिर निम्नलिखित उपसर्ग लगा करके 2-2 शब्द बनाइए। तो ये तो चलो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव अपने कंप्लीट हुए। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय हैं उनका ये टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आगे अपन दूसरा कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे और अगला वीडियो देखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, वीडियोज़ हैं उनको कंटिन्यूअस देखते रहिए, चैनल के ऊपर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। और अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो लगातार बने रहिए चैनल के ऊपर और अपनी तैयारी को यूं ही जारी रखिए ऐसी उम्मीद के साथ और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में मिलते हैं फिर अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद।